एक दिन एक 13 साल की बच्ची अपने माँ के साथ उसके ननिहाल में रह रही थी। कारण ये था कि जो बच्ची 13 साल की थी उसके पिता के साथ उसके माँ के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। शादी उन्होंने अपनी रजामंदी से की थी और बाद में जब उनकी बिटिया उनके घर जन्म ले लेती है तो धीरे धीरे वाद विवाद पति पत्नी में बढ़ने लगता है और इस वजह से उसकी माँ ने उसी के पिता से अलगाव की कोशिश की और साथ ही डिवोर्स केस फाइल करके आपसी रजामंदी से डिवोर्स भी ले लिया, जिसकी वजह से जो माँ थी और बेटी थी वो अपने ननिहाल में यानी बच्ची के ननिहाल में अपने माता पिता के साथ रह रही थी। उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी क्योंकि वो बच्ची एक रईस ननिहाल से ताल्लुकात रखती थी। और इसके बाद एक दिन अचानक ही जब बच्ची घर में अकेले होती है, नाना नानी के साथ होती है, रात के करीब 10 से 11 बजे का समय हो रहा था, बच्ची की माँ अचानक घर से बाहर निकलती है ये कहकर कि वो 1 घंटे में वापस आएगी घर, और अपनी कार उठाती है, कार खुद ड्राइव करके ले जाती है। लेकिन 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बीत जाते हैं और जब उस छोटी सी बच्ची की माँ वापस घर नहीं आती है तब वो बच्ची परेशान होने लगती है। साथ ही जो घर में बूढ़े माँ बाप थे वो भी परेशान हो रहे थे और उनके घर में कोई अन्य सदस्य भी नहीं था जो उनकी बेटी को यानी कि बच्ची की माँ को ढूंढने जा पाए। लिहाजा अब छोटी सी बच्ची ने फ़ोन लगाया अपनी मासी को और सारी बात बताई कि उसकी माँ ने उसे कहकर ये बोलकर घर से निकला था कि 1 घंटे में वो घर वापस आ जाएगी, किसी अर्जेंट काम से जा रही है, लेकिन वो अब तक यानी आधी रात बीत चुकी है लेकिन घर नहीं पहुंची है। ये बात सुनते उसकी मौसी काफ़ी परेशान हो जाती है और मासी सीधे अब फैसला लेती है कि अगर रात भर उसकी बहन वापस नहीं आती है रात भर में किसी भी समय, तो वो सुबह उठते ही सबसे पहले नज़दीकी पुलिस थाने जाएगी और पुलिस की सहायता लेगी। अब इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है क्योंकि अगले दिन जो वो छोटी सी बच्ची थी उसकी माँ जिंदा अवस्था में नहीं मिलती है। मिलती तो है लेकिन उसकी हत्या हो गई थी। अब इस हत्या के पीछे का कारण क्या था वो सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे। आप भी जब ये कहानी सुनेंगे तो आपकी भी रुएं सिहर उठेंगे कि क्या किसी महिला के मौत के पीछे ऐसी भी कोई भयानक साजिश हो सकती है। तो आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है 3 फरवरी 2019 का साल था और बेहद ही खूबसूरत जगह राजस्थान का उदयपुर में रहने वाली रीचा नाम की एक महिला होती है जिसकी शादी हुई थी महज 2008 में। उसी की खुशी से रजामंदी से पसंदीदा मर्द के साथ उसकी शादी परिवार वालों ने बेहद ही धूमधाम से कर दी थी। शादी के कुछ साल जैसे ही बीतते हैं रीचा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके घर एक बेटिया जन्म लेती है। जब बेटी का जन्म हो जाता है तब रीचा धीरे धीरे अपने वैवाहिक जीवन में अब इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी और अपने पति से छोटी छोटी बातों पे लड़ती और झगड़ती रहती थी, जिस वजह से अब दोनों के बीच में काफ़ी विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। और साल आता है 2012 का, जिस समय रीचा ये फैसला लेती है कि अब उसके साथ जो उसका पति है उससे उसकी अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो उसके साथ बाकी की ज़िंदगी बिताना नहीं चाहती है। इस वजह से उसने डिवोर्स लेने का फैसला लिया और उसके पति ने भी इस फैसले को स्वीकार करते हुए आपसी रजामंदी से दोनों ने ही कोर्ट में केस फाइल किया और जिसके बाद उनको कुछ दिन बाद डिवोर्स मिल गया। इसके बाद रीचा जो है वो अपनी बेटी को लेकर के अपने माँ बाप के पास चली जाती है और उदयपुर में अपने माँ बाप के साथ रहती है। धीरे धीरे इधर बेटी बड़ी हो रही थी, रीचा की ज़िंदगी भी आगे बढ़ रही थी और महज 3 से 4 साल बीतते हैं। रीचा को एक लड़का पसंद आ जाता है जो मुंबई का होता है और इस लड़के के साथ रीचा अब दूसरी शादी करना चाह रही थी। जब रीचा ने घर वालों को बताया कि वो एक लड़के को पसंद करती है जो कि मुंबई में रहता है, लेकिन लड़के की बस शर्त ये है कि वो उसकी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। इस वजह से जो उसके पहले पति से बेटी है उसकी जो आगे की पढ़ाई है या उसका पालन पोषण है वो अब नाना नानी ही करेंगे। और नाना नानी भी इस बात से बिल्कुल खिलाफ नहीं थे, वो अपनी नतनी का ख्याल रखना चाहते थे और जिसकी वजह से इस
जो एक रिश्ते की पहल की गई थी मुंबई के लड़के के साथ, रीचा के पसंद के हिसाब से उसके परिवार वालों ने स्वीकृति दे दी और फिर दूसरी शादी रीचा ने उस लड़के से कर ली। इसके बाद रीचा मुंबई चली गई और इधर उसकी बच्ची धीरे धीरे अपने ननिहाल में ही बड़ी हो रही थी। इसके बाद रीचा की जब डिवोर्स हुई थी, उस वक्त जो पहला पति जो डिवोर्स के बाद अलग हुआ था, उसके माता पिता ने यानी रीचा के माता पिता ने ये सोचकर अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा रीचा के नाम कर दिया था कि अगर उसको सिंगल मदर के जैसे पेरेंटिंग अपनी बच्ची की करनी पड़े तो वो ठीक तरीके से उसको कर पाए और उसको फाइनेंशियली कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन जब रीचा अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है, शादी करके मुंबई चली जाती है, तभी इधर नाना नानी के साथ उसकी 13 साल की बच्ची अपना आगे का जीवन जो है वो बड़ी ही खुशहाली से बिता रही थी। इधर रीचा भी अपने दूसरे पति के साथ बेहद खुश थी और बीच बीच में वो उदयपुर आकर के अपनी बेटी से मिलती थी, टाइम एक्सपेंड करती थी, अपने माता पिता के साथ भी रहती थी और कुछ वक्त बिताने के बाद अपनी बेटी के साथ वो फिर से वापस मुंबई अपने दूसरे पति के पास चले जाया करती थी। इसी तरह से एक दिन रीचा जनवरी के महीने में उदयपुर आती है। जनवरी का महीना था और लास्ट जनवरी का जो वीक है वो चल रहा था। रीचा उदयपुर आती है मुंबई से अपनी बेटी से मिलने और बेटी के साथ समय बिताती होती है। ऐसे ही करके 3 फरवरी को उसे एक अर्जेंट कॉल आता है रात के लगभग 8 से 9 बजे के बीच और रीचा घर से ये बोलकर निकलती है अपनी बेटी को कि मैं मेरी गाड़ी ले जा रही हूँ, कुछ अर्जेंट काम है, 1 घंटे लगेंगे और 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी। कुछ ही दूरी पे मुझे काम है घर से, जो रीचा का माता पिता का घर होता है वहाँ से। और बेटी को ये आश्वासन दे करके वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। बेटी निश्चिंत थी लेकिन बेटी को थोड़ी सी शक पैदा हो रही थी माँ के खिलाफ की, क्योंकि उसकी माँ कभी भी इतनी रात बाहर जाती नहीं थी। अब माँ को लेकर के इस प्रकार की चिंता रीचा की बेटी की शक के बल पे बढ़ रही थी कि माँ कहीं परेशान तो नहीं है, किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगी। और ये शक गहराता तब चला जाता है जब माँ 1 घंटे का बोल करके जाती है लेकिन बहुत देर तक वो घर वापस नहीं आती है। 3 फरवरी की वो रात थी जो गुजर जाती है और इधर माता पिता भी बेसुध हो जाते हैं, परेशान घबरा जाते हैं कि आखिर रीचा के साथ हुआ तो हुआ क्या। और इसी परेशानी की वजह से रीचा की जो बेटी होती है 13 साल की, वो अपनी समझदारी दिखाती है और अपनी मौसी को, जो कि पास की ही राजस्थान के दूसरे शहर में रहती है, उन्हें फ़ोन लगा देती है। फ़ोन पे वो काफ़ी ज़्यादा घबराई आवाज़ में, परेशान आवाज़ में अपनी मौसी को सारी आपबीती बताती है कि उसकी माँ काफ़ी घंटे से लापता है और घर नहीं आ रही है। बहरहाल उसका फ़ोन काफ़ी बार डायल किया गया है नंबर को, लेकिन वो भी अभी तक पिक नहीं किया जा रहा है, यानी उसकी माँ एक तरह से लापता हो गई है। रीचा की बहन ये बात जैसे ही सुनती है वो परेशान होती है, घबरा जाती है और वो इस बात की तसल्ली देती है अपने परिवार वालों को, माता पिता को और रीचा की बेटी को कि वो सुबह होते ही अर्ली मॉर्निंग नज़दीकी पुलिस थाने जाकर के कंप्लेन कराएगी और पुलिस की मदद जरूर लेगी। अब रीचा की बहन चारुलता रात बहुत भारी तरीके से कटती है और जैसे ही रात बीतता है, चारुलता सुबह होते ही राजस्थान के उदयपुर के नज़दीकी पुलिस थाने पे जाती है, जो उनके घर के सबसे नज़दीकी पुलिस थानों में से था। वहां जाकर के अपनी बहन रीचा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस को वो बताती है कि रात काफ़ी देर वो घर से घबराई सी, परेशान सी निकली थी अपने गाड़ी के साथ और वो अब तक लापता है, घर वापस पहुंची नहीं है। पुलिस इधर FIR दर्ज करती है और उसके बाद रीचा को ढूंढने की कोशिश करती है, जिसके लिए सबसे पहले CCTV के फुटेज खंगाले जाते हैं कि उसकी गाड़ी किस किस रूट पे गई थी। साथ ही अब परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए जाते हैं। सबसे पहले उनकी बेटी यानी रीचा की जो बेटी थी उससे बात किया जाता है और वो बेटी बार बार यही कह रही थी कि माँ कभी ऐसा करती नहीं थी, लेकिन वो काफ़ी परेशान थी, घबराई हुई सी थी और रात को इतनी लेट नाइट वो घर से बाहर भी नहीं जाती हैं, बस यही कह कर गई थी कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएंगी। इधर जब माता पिता से बात किया जाता है तब भी कोई क्लू नहीं मिलता है। जब बहन से बात किया जाता है तो चारुलता बताती है कि पहले पति को छोड़ने के बाद उसने दूसरी शादी की थी और पहले पति को छोड़ने के बाद वो कभी अपने पहले पति के संपर्क में भी नहीं आई है। दोनों के डिवोर्स आपसी रजामंदी से हुए थे।
दूसरे पति की बात जब पूछी जाती है तो बताती है कि दूसरा पति भी काफ़ी अच्छे से ऋचा के साथ संबंध रखता है, बहुत ही खुशहाल वैवाहिक जीवन वो दूसरे पति के साथ बिता रही है। लेकिन जो दूसरा पति है वो पहले से शादीशुदा है और उसकी एक कैंसर पीड़ित पत्नी भी है, जिसका इलाज अस्पताल में अभी चल रहा था कुछ दिन पहले तक। इसके बाद अब घर के परिवारों के रिश्तेदारों की जब लिस्ट निकाली जाती है कि कोई दुश्मनी तो किसी से ऋचा की नहीं थी, तब पता चलता है कि ऋचा का जो भाई था, जब ऋचा की पहली बार तलाक हुई थी पहले पति से, तब उसके माता पिता ने कुछ प्रॉपर्टी ऋचा के नाम की थी और वो बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी थी, जिसको बेचकर ऋचा ने पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए थे। और इस बात से उसका भाई जरूर नाराज था, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं थी इस तरह की कि ऋचा की जान ही ले ले उसके अपने। अब सभी दृष्टि से पुलिस वाले चेक कर रहे थे, पता कर रहे थे, सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इधर ऋचा जो है उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और इसी तरह से जब ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है, 4 फरवरी को अचानक से एक उदयपुर के ही नज़दीकी पुलिस थाने से कॉल आता है कि एक डेड बॉडी मिली है उदयपुर के ही एक ब्रिज है, एक नदी के ऊपर, जहाँ पे एक सुनसान जगह है, वहाँ पे एक महिला की लाश पड़ी हुई है। उसकी मौत काफ़ी दर्दनाक तरीके से हुई है और साथ ही एक गाड़ी है जो कि एक्सीडेंट की कंडीशन में है। इधर जब उदयपुर की पुलिस को इस तरह की जानकारी नज़दीकी दूसरे पुलिस थाने से मिलती है तो ऋचा की बहन को लेकर के पुलिस की टीम मौकाए वारदात पे, जहां बॉडी को रिकवर किया गया था, वहां पहुंचती है और फिर बॉडी की शिनाख्त करवाती है। तब ऋचा की बहन बताती है कि हाँ, ये ऋचा की ही बॉडी है। ऋचा की बॉडी बरामद इस तरीके से हुई थी कि ऋचा 3 फरवरी को गायब हो गई थी और 3 फरवरी को ही रात के समय इस पुल के नीचे से 2 से 3 लड़के जो हैं वो रात को नाइट वॉक करते करते गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक महिला जो है वो मृत अवस्था में पुलिया के नीचे पड़ी हुई है और एक गाड़ी है जो उल्टी पलटी हालत में दिखाई दे रही है। इस वजह से वो तीनों ही लड़कों ने नज़दीकी पुलिस थाने पे कॉल कर दिया था कि एक महिला इस तरह से घायल अवस्था में है। पुलिस की टीम जब वहाँ पहुँची थी तब उस महिला की जब नसें टटोली गई तो वो मृत अवस्था में पाई गई। इधर जिस पुलिस थाने का यह मामला था, जहां पे उस महिला की लाश पड़ी हुई थी, उस पुलिस वालों को भी भनक नहीं था कि ये महिला है तो है कहाँ की। और इधर ऋचा जहां गायब हुई थी, जहां पे उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उस पुलिस थाने पे भी उस समय ही ये जानकारी नहीं आई कि ऋचा की मृत अवस्था में शरीर पाए गए हैं। कुछ घंटे जरूर लगे। जब ऋचा की गुमशुदगी वाली FIR रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उसके बाद नज़दीकी पुलिस थानों से संपर्क किया गया तो 4 फरवरी को ऋचा की बॉडी भी बरामद हो गई और उसकी शिनाख्त खुद उसकी बहन ने भी करी। उसके बाद बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जब पुलिस की टीम जो मौकाए वारदात की सीन थी उसको थोड़ा सा खंगालती है, वहाँ से कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, तब प्रथम दृश्य में ये नज़र आ रहा था कि वो गाड़ी जो है जिससे ऋचा उस जगह पे पहुंची थी, उस गाड़ी में एक खरोच भी नहीं है, गाड़ी का कांच भी सही सलामत है, लेकिन जो गाड़ी है वो ऐसे पलटी हुई है जैसे लग रहा है कि कोई साजिशन उसे पलटा कर गया है। इसके बाद जो पुलिस है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आती है, ये गुमशुदगी की रिपोर्ट FIR जो है वो चेंज हो जाती है मर्डर के FIR में, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें साफ लिखा हुआ था कि ऋचा की मौत बहुत ही भयानक तरीके से सर पे किसी भारी वजनी चीज़ से बार बार मारने की वजह से हुई है। इसके बाद पुलिस मर्डर केस की तफ्तीश करने में जुट जाती है। इसके बाद फिर से सभी लोग जो परिवार के थे, जो पहला पति है, जो दूसरा पति है ऋचा का, या फिर उसका जो भाई है, सभी के पीछे कुछ लोगों को लगाती हैं। उनके हाव भाव, उनके कॉल डिटेल्स को जब ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि ये सारे ही लोग जो है इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं हैं, उन्हें क्लीन चिट मिल जाता है। अब पुलिस के हाथ खाली थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऋचा की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। आसपास में बस्ती में पता किया गया तो कोई भी ये बता नहीं पा रहा था कि ऋचा की कभी किसी से अनबन भी हुई होगी।
लेकिन पुलिस की टीम में ही कुछ ऐसे बुद्धिमान अधिकारी भी थे जिन्होंने सोचा कि क्यों ना वो लिस्ट बनाई जाए जब ऋचा की डेड बॉडी परिवार वालों को सौंपी गई थी या फिर मॉर्चरी रूम में जब रखी गई थी तो उससे कौन कौन मिलने आया था। और ऐसा करने के बाद एक शख्स का नाम बाहर आता है जो पोस्टमार्टम वाले दिन ही, पोस्टमार्टम के बाद ऋचा की बॉडी को देखने आया था, प्रदीप तांत्रिक। जैसे ही ये नाम पुलिस के पास आता है, जानकारी इकट्ठा करने में प्रदीप के पीछे पुलिस की टीम लग जाती है। प्रदीप को पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है और जब पूछा जाता है कि आखिर ऋचा के साथ उसके संबंध किस प्रकार के थे, क्या रिश्ता एस्टैब्लिश हो रहा है और किस वजह से वो इतना खास था कि उसने पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी देखने के लिए मॉर्चरी रूम तक आने का कष्ट किया, तब प्रदीप बताता है कि वो मेरी शिष्या थी और काफ़ी बार हम दोनों के बीच में छोटी मोटी परेशानियों को लेकर के बातचीत हुई है। कुछ ऐसे मैंने उसको तंत्र मंत्र बताए जिससे उसकी परेशानी दूर भी हुई और इस वजह से हम दोनों संपर्क में आए और वो मेरी काफ़ी अच्छी शिष्या थी, इस वजह से काफ़ी नज़दीकी थी और मैं एक गुड विल उसके लिए रखता था अपने दिल में। इस वजह से जब उसके मर्डर के बारे में या फिर मौत के बारे में मुझे पता चला तो मैं उसे देखने आया। इसके बाद पुलिस जो है इस तांत्रिक को छोड़ देती है और फिर से अब पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन पुलिस के वो अधिकारी जो सच में पुलिस का काम काफ़ी अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं, उनमें से कुछ अधिकारी को इस तांत्रिक के रोल पे काफ़ी शक हो रहा था। इस आधार पे पुलिस की टीम ने ये डिसाइड किया उन लोगों के माध्यम से कि इस तांत्रिक के पीछे लग करके और इसकी मंशा क्या थी, ऋचा के पीछे के रिश्तों को लेकर के इसे थोड़ा टटोला जाए। और जिस वजह से उन्होंने एक तुक्का मारने की कोशिश की, तांत्रिक पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा शक था क्योंकि तंत्र मंत्र में कई सारी हत्याएं हो चुकी हैं और ऐसी कई सारी हिस्ट्री भी हैं। जिस जगह पे ऋचा की लाश मिली थी उस जगह की शिनाख्त करने के लिए फिर से पुलिस थोड़ा जाती है और मौकाए वारदात पे कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन करती है, सबूतों को इकट्ठा करती है जो कि शक के दायरे में इस तांत्रिक को लाकर खड़ा कर देते हैं। एक्चुअली जहाँ पे ऋचा की डेड बॉडी मिली थी वहाँ पे कुछ ऐसे तंत्र मंत्र की चीज़ें दिखाई दे रही थी, मिल रही थी सबूत के तौर पे, जैसे कि हड्डियों का मिलना, सिंदूर का मिलना, इस तरह की कुछ वहाँ पे तत्व थे जो पुलिस ने बरामद किए थे। इसके बाद ये प्रदीप तांत्रिक को फिर से पुलिस थाने बुलाती है, पूछताछ करती है और इस बार पुलिस सीधे कहती है कि तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि तुमने ये मर्डर किया है। और जब पुलिस अपनी सख्ती से कार्रवाई पे आती है तो प्रदीप तांत्रिक कुछ ही देर में अपने जुर्म को कबूल कर लेता है और फिर वो बताना शुरू करता है कि आखिर उसने ऋचा की हत्या की तो की क्यों है। अब प्रदीप तांत्रिक बताता है कि ऋचा की जो 13 साल की बेटी है वो एक स्कूल में पढ़ती है और जिस स्कूल में पढ़ती है उसका जो ऑनर है जिसका नाम है भूपेंद्र, वो प्रदीप तांत्रिक का बहुत ही अच्छा खास दोस्त है। दोस्ती किस वजह से हुई थी इसका कारण भी उसने बताया। उसने बताया कि जो भूपेंद्र है उसने ऋचा से बहुत ही अच्छी दोस्ती कर रखी थी क्योंकि उसकी बेटी भूपेंद्र के स्कूल में पढ़ती थी। जब भी मीटिंग होती थी या फिर किसी भी वजह से ऋचा अपनी बेटी के लिए स्कूल जाया करती थी तब भूपेंद्र जो ऑनर था स्कूल का वो ऋचा से बहुत ही गहरी दोस्ती कर बैठता है और दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें भी होती हैं। एक दिन भूपेंद्र बताता है कि उसको कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस हैं और जिस वजह से वो स्कूल को ठीक तरह से रन नहीं कर पा रहा है, उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है। और भूपेंद्र को बहुत अच्छे से पता था कि ऋचा एक बहुत ही पैसे वाली महिला है क्योंकि उसकी पहले डिवोर्स के बाद उसके माता पिता ने कुछ प्रॉपर्टी दी है, उसको बेचकर ऋचा पैसे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में रखी हुई है। जिस वजह से जब भूपेंद्र अपनी परेशानी ऋचा को बताता है तो ऋचा 30 लाख रुपए देने के लिए भूपेंद्र को तैयार हो जाती है, लेकिन कुछ ब्याज का डिमांड करती है। इसके बाद वो डिमांड जो भूपेंद्र है वो मान लेता है और 30 लाख रुपए ले लेता है। वो हर महीने वो ब्याज अपनी अदा करता था ऋचा को और ऋचा की ज़िंदगी ऐसे ही बढ़ रही थी आगे। लेकिन ऋचा के जीवन में एक और परेशानी थी। उसका जो दूसरा पति था, उसकी पहली पत्नी जो कैंसर पीड़िता थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो बड़ी ही ज़्यादा, जो दूसरा पति था वो अटेंशन दिया करता था अपनी कैंसर पीड़िता पत्नी को। वो बार बार हॉस्पिटल जाता था, समय बिताता था और अपनी पहली पत्नी की बहुत सेवा करता था, जिसमें काफ़ी समय ऋचा के दूसरे पति का
चला जाया करता था। ऋचा इस बात से खुश नहीं थी और इधर जो भूपेंद्र था जिसने ब्याज पे पैसे उठाए थे, ऋचा से लिए थे, वो भी अब ब्याज देने में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। ऋचा को वो ब्याज और पैसे वापस नहीं करना चाहता था। अब भूपेंद्र ने ऋचा से पीछा छुड़ाने के लिए एक साजिश रची और जिसके बाद उसने एक तांत्रिक का खोज निकाला और ये जो प्रदीप तांत्रिक है इस वजह से उसके भूपेंद्र के साथ जुड़ गया, क्योंकि जब भूपेंद्र ऐसा तांत्रिक ढूंढ रहा था जो झोल झाल करता है, जो गलत तरीके से तंत्र विद्या ना करते हुए लोगों को बहलाता है, फुसलाता है, उन्हें ठगता है, तो ठग तांत्रिक के रूप में प्रदीप जो है वो भूपेंद्र के संपर्क में आया और भूपेंद्र ने फिर इस तांत्रिक को कहा कि कुछ ऐसा करो कि ये जो महिला है ऋचा है, इसके जो पैसे हैं 30 लाख रुपए वो उसे देने ना पड़े और वो ब्याज से भी मुक्त हो जाए। इधर प्रदीप तांत्रिक ने कुछ पैसे लिए इसके एवज में और फिर ऋचा के घर पे डेली ही कभी उसके गेट पे कुछ हड्डियां रख देता, कभी सिंदूर फेंक देता उसके घर में और ऋचा धीरे धीरे परेशान होने लगी। ऋचा को लगने लगा था कि शायद ये काला जादू है या कोई तंत्र मंत्र है जिसकी वजह से ऋचा को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो काफ़ी परेशान थी। जब वो बेटी से मिलने आती थी, उसके स्कूल भी जाती थी और इस वजह से भूपेंद्र ने जब उससे आगे रहकर पूछा कि तुम परेशान क्यों रहती हो आजकल, तब आप बीती जो हो रही थी ऋचा के साथ उसने भूपेंद्र को बता दी कि मेरे घर पर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं हर सुबह जो काफ़ी डराती हैं और ये कहीं ना कहीं कुछ तंत्र मंत्र की तरफ इशारा करती हैं और मैं बड़ी परेशान हूँ, कौन मेरे पीछे पड़ा है। तब जा कर के ये जो भूपेंद्र है उसने बताया कि एक तांत्रिक है जिससे तुम मिलो, जो मेरे पहचान का ही है, वो तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकता है। और इस वजह से ऋचा की मुलाकात प्रदीप तांत्रिक से भूपेंद्र ने करा दी और प्रदीप तांत्रिक जो खुद ही ऋचा के घर पे ये सारा काम कर रहा था ऋचा को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उसने ऋचा को ये आश्वासन दिलाया कि मैं कुछ ऐसे तंत्र मंत्र करूंगा जिससे कल होकर के ही ये परेशानी तुम्हारे घर से टल जाएगी, खत्म हो जाएगी। इधर प्रदीप तांत्रिक एक ढोंगी तांत्रिक था और वह खुद ही ये सारी चीज़ें कर रहा था। इस वजह से उसने कल से वो सारी चीज़ें फेंकना ऋचा के घर बंद कर दिया और जब ऐसा हुआ तो ऋचा का विश्वास प्रदीप तांत्रिक की तरफ बहुत बढ़ गया। जब उसकी परेशानी ठीक हो गई, उसके घर पे कुछ भी अब तंत्र मंत्र की चीज़ें नहीं मिलती थी फेंकी हुई, जो कि रात में उसे लगता था कोई फेंक जाता है उसे परेशान करने के लिए, तब इधर ऋचा का विश्वास काफ़ी गहराता चला गया। और एक दिन उसने दूसरी परेशानी, जो उसके दूसरे पति की पहली पत्नी कैंसर पीड़िता थी, जो डॉक्टर ने बता दिया था कि कुछ दिन बाद इसकी मौत हो जाएगी, उसकी कुछ दिन सेवा करनी पड़ेगी हॉस्पिटल में ही, जिसके लिए उसका पति बहुत समय दिया करता था। अब वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी, चिढ़ने लगी थी, जिस वजह से उसने प्रदीप तांत्रिक को कहा कि अगर कुछ ऐसा उपाय बताओ कि जो मेरा दूसरा पति है, उसकी पहली पत्नी जो कैंसर पीड़िता है, उसके लिए कुछ ऐसा तंत्र विद्या करो जिससे कि वो हमारे दोनों के बीच के रिश्ते से हट जाए, उसकी मौत हो जाए। प्रदीप तांत्रिक के बस की ये बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ऋचा को यह आश्वासन दिया कि वो कुछ तंत्र मंत्र का काम करेगा जिसकी वजह से उसकी जो सौतन एक तरीके से कह लें, वो उन दोनों के बीच के जो दीवार पैदा कर रही है रिश्तों की, उससे वो दूर चली जाएगी। और होता भी ऐसे ही है। ये एक लक मात्र था कि जो दूसरा पति था ऋचा का, उसकी पहली पत्नी कुछ ही दिन बाद अब इस दुनिया में नहीं रहती, उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ऋचा का विश्वास और भी गहराता है इस तांत्रिक पे। और इधर भूपेंद्र इस बात से परेशान था कि वो कैसे ऋचा से पीछा छुड़ाए, कैसे उस ब्याज से पीछा छुड़ाए, कैसे उस कर्ज से पीछा छुड़ाए। और इधर ऋचा के मन में ये था कि भूपेंद्र के पैसे किसी भी तरह से भूपेंद्र उसे वापस ना कर पाए और ब्याज का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे ताकि उसकी इनकम बनी रहे, क्योंकि एक मोटा ब्याज 30 लाख का ऋचा को मिल रहा था भूपेंद्र से। अब उसने प्रदीप तांत्रिक को कहा कि भूपेंद्र के लिए कुछ ऐसा तंत्र मंत्र करो जिसकी वजह से उसके पैसे जो मैंने उसको दिए हैं 30 लाख रुपए और जो ब्याज उसके एवज में मुझे मोटा रकम मिलता है, वो किसी भी तरह से बंद ना हो, भूपेंद्र को कोई और शख्स कर्जा ना दे सके और पैसे वो वापस ना कर पाए, जिसकी वजह से ये ब्याज का सिलसिला सालों साल चलता रहे। और इसके एवज में वो 2 लाख रुपए की जो भरपाई है 1.5 से 2 लाख के बीच की, वो लालच के तौर पे प्रदीप को बताती है कि मैं तुम्हें दूंगी।
और इसलिए 1.5 लाख रुपए वो पहले ही प्रदीप को दे भी देती है कि काम होने के बाद वो और भी पैसे देगी। अब प्रदीप लालच में आ जाता है, लेकिन इधर भूपेंद्र क्योंकि प्रदीप का बहुत अच्छा खास दोस्त बन जाता है, प्रदीप अब भूपेंद्र को जाकर सारी बातें बताता है कि रीचा इस तरह की साजिश उसके खिलाफ रच रही है। अब भूपेंद्र कहता है कि अगर तुम रीचा को रास्ते से हटा देते हो तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए अभी ही दे दूंगा नगद, और तुम कैसे भी करके इस कर्ज से पीछा छुड़ाने में मेरी मदद करो। तांत्रिक के बस की ये बात थी नहीं, क्योंकि वो कोई तंत्र मंत्र विद्या जानता नहीं था और ऐसी कोई विद्या के माध्यम से किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इस वजह से उसने सीधे अब भूपेंद्र को ऑफर दिया कि अगर तुम चाहते हो कि रीचा का कर्ज तुम्हें वापस ना करना पड़े, ब्याज ना देना पड़े, तो रीचा को अब रास्ते से हटाना होगा। और इस वजह से भूपेंद्र और अब जो तांत्रिक प्रदीप है वो एक साजिश रचते हैं और इसी साजिश के तहत रीचा को 3 तारीख को तांत्रिक फोन करता है रात में और कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि भूपेंद्र का स्कूल तुम्हारे नाम हो जाए, उसके जो पैसे हैं वो कभी वो वापस ना कर सके कर्ज का, और तुम्हें ब्याज मिलता रहे, ये सारे लालच की जो चीज़ें थी वो रीचा को बताता हुआ कहता है कि इसके लिए एक तंत्र साधना करनी होगी, जिसके लिए अभी तुम्हें रात को ही आना होगा। उदयपुर में ही एक नदी है जिसके ऊपर एक पुल बनी है, जिसके आसपास काफ़ी ज़्यादा एकांत रहता है। उस जगह का चुनाव प्रदीप ने किया और रीचा को वहाँ बुला लिया। रीचा के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा काम था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लालच में आ गई थी, विश्वास में तांत्रिक के आ गई थी, जिस वजह से वो घर से निकलती है और जैसे ही उस स्थान पे पहुंचती है वैसे ही तांत्रिक एक दूसरे लड़के के साथ वहाँ पहले से मौजूद होता है। तांत्रिक कहता है रीचा को कि एक जगह एक पत्थर था जहाँ पे उसे बैठा देता है और कहता है तुम थोड़ी देर तक आंखें बंद किए रहना, क्योंकि तंत्र की कुछ साधना की कुछ ऐसी विद्या है जिसका ये एक पहलू है, जो काम मुझे करना है वो तुम्हारे देखते हुए नहीं हो पाएगा, इसलिए आंख बंद करके यहाँ चुपचाप बैठी रहो। और जैसे ही रीचा ऐसा करती है वैसे ही वो जो दूसरा लड़का होता है एक बड़ा सा भारी भरकम पत्थर उठाता है और रीचा के सर पे आकर हमला करता है पीछे से, जिसके वार की वजह से रीचा वहीं पे मौत का शिकार हो जाती है। जब रीचा की मौत हो जाती है इसके बाद ये दोनों तांत्रिक और लड़के ने रीचा की गाड़ी को ऐसे पलट दिया जैसे कि देखने पे वो एक्सीडेंटल डेथ लगे, और इसके बाद मौके से वो दोनों फरार हो जाते हैं। और ये सारी जानकारी जब तांत्रिक अपने बयान में पुलिस की टीम को बताता है तब हर कोई यही सोच रहा था कि क्या कोई ऐसी साजिश भी चंद कुछ लालच की वजह से, पैसों की वजह से कर सकता है, कोई ऐसा तांत्रिक जो 1.5-2 लाख की वजह से एक अच्छी खासी महिला को, जो कि अपने लिए भी सफिशिएंट थी, अपनी बेटी की भी परवरिश अच्छे से कर रही थी, उसको भी लालच के घेरे में रख कर और मौत के घाट उतार देता है। हर कोई इस बात से स्तंभ था, हर किसी के रोएं कांप जाते हैं सुनकर इस पूरी कहानी को। देश प्रदेश के बाहर जब ये कहानी जाती है तो हर सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रही थी। कुछ दिन जब ये सारी ही मामले की अच्छी तरह से तफ्तीश पुलिस की टीम कर लेती है, तब सारे आरोपियों को पकड़ लिया जाता है और इन्हें लोअर कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। तो आज की जो कहानी थी वो यहीं तक थी, लेकिन इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी वजह से, किसी भी तांत्रिक की बातों पे, किसी भी तरह के लालच के वश में उसके आकर कोई भी आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये प्राण घातक भी साबित हो सकता है और इस कहानी से यही साबित होता है। आप इस कहानी को सोचकर या सुनकर क्या राय रखते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं सच्ची, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं बस यही मनसा से आपको कहानी सुनाती हूँ कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और सचेत रहें। मेरा नाम पूजा है। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।